अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल। ठीक है, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में कौन से ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म के पास कौन से टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी सेल के टाइप्स होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होती है। सेल हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है, अगर बेसिक यूनिट्स बहुत सारे आपस में जुड़ जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो बेसिक यूनिट होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, वो किसी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर पहले मैंने आपको क्या बोला, सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? जब हमारे बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, आपस में मिलते हैं ना, वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को बनाते हैं। ठीक है, सेल्स जब आपस में जुड़ती है तो वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को बनाते हैं, और जब टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं। ओके, हमारे ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लास्ट पे क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? ऑर्गन सिस्टम्स की। जैसे हमने पढ़ा, कौन कौन सा सिस्टम पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारी हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स है, और ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी किसकी बनी है? ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम किसका बना है? ऑर्गन्स का बना है। ऑर्गन्स हमारे बने हैं टिश्यूज के, और टिश्यूज बने हैं हमारी सेल के। तो अब आपने क्या समझा? कौन बिल्डिंग ब्लॉक है? हमारी सेल। ठीक है, सेल ही क्या होती है? हमारी लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले, देखो एक वॉल होता है। ठीक है, वो किस चीज का बना होता है? ब्रिक्स का बना होता है। ठीक है, जो ये एक ब्रिक होती है ना, ये उस वॉल की क्या होती है? बिल्डिंग ब्लॉक होती है। इस तरह से हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल है। ठीक है, अब हम सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ, सेल के स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे हम कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? साइटोलॉजी क्या होती है? सेल की स्टडी। ओके, और फादर ऑफ साइटोलॉजी हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को। ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहते हैं? पहले मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ओके, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है A.K. शर्मा। ठीक है, A.K. शर्मा। A.K. शर्मा कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ओके, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और किस ईयर में किया था? इन द ईयर 16 and 65। ओके, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन किस सेल को किया? डेड सेल को। ठीक है,
रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी, ठीक है। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में किया? 16 and 65। ओके, इन द ईयर 16 and 65 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, ठीक है, ये याद रखना, डेड सेल। उसके बाद लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल को डिस्कवर किया लिविनहॉक ने, ठीक है। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? एवी लिविनहॉक। ओके, एवी लिविनहॉक ने क्या किया? लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और डेड सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और किस ईयर में किया? इन द ईयर 1665। एंड लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी लिविनहॉक, ठीक है। डेड सेल रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 एंड लिविंग सेल एवी लिविनहॉक, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है जो सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो बने होते हैं सेल के, ठीक है। जो सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो बने हैं सेल के। ओके, ये कौन कहती है? सेल थ्योरी, ठीक है। और सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था? श्लिडेन एंड श्वैन। श्लिडेन एंड श्वैन ने क्या डिस्कवर की थी? सेल थ्योरी। और कब डिस्कवर की थी? 1835 में। इन द ईयर 1835 श्लिडेन एंड श्वैन डिस्कवर्ड द सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हैं? सेल के बने हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या आती है? एक्सेप्शन यहाँ पे आती है हमारा वायरस। वायरस मैंने आपको कल क्या बोला था? जो होस्ट के अंदर लिविंग होता है और होस्ट के बाहर क्या होता है? नॉन लिविंग, ठीक है। ये सेल का नहीं बना होता है। वायरस के पास सेल नहीं होती है, ठीक है। इट लैक्स द सेल। इसके पास सेल नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकता है? होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है, होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या है? सेल थ्योरी की एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ये होस्ट के अंदर लिविंग होता है और होस्ट के बाहर क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है। होस्ट के अंदर ये उसके न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को यूज करके सर्वाइव करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन इसके पास सेल नहीं होती है, तो ये क्या है? सेल थ्योरी की एक्सेप्शन होती है, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लिडेन एंड श्वैन ने इन द ईयर 1835। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है वो किसके बने हैं? वो सेल के बने हैं। लेकिन जो हमारा वायरस है इसके पास सेल नहीं होती है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। कहाँ रिप्रोड्यूस कर सकता है? होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर। और जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर होता है तब ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ओके, क्या देखा आपने? सेल हमारी लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक होती है, ठीक है। और सारे के सारे फंक्शंस कहाँ पे होते हैं? हमारी सेल के अंदर होते हैं। हमारी सेल हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस करती है, ठीक है। और ये जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक होती है तो इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ठीक है। सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी के टिश्यूज। टिश्यूज आपस में मिलके ऑर्गन्स को बनाते हैं। ऑर्गन्स आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी को बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम्स मिलके हमारी बॉडी बनाती है। ओके, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ओके, और फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। क्यों कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी? बिकॉज इसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1665 में। ओके, और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए.के. शर्मा। ओके, अरुण कुमार शर्मा कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है।
रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एवी लेवनहॉक ने। ओके, उसके बाद सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था शिलेडन एंड श्वेन ने। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन इसमें क्या है? वायरस क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इसमें सेल नहीं होती है, लेकिन ये होस्ट के अंदर क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सेल के टाइप्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन होती है हमारी? लार्जेस्ट सेल, अगर मैं सारे ऑर्गेनिजम्स में से बात करूं, ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। ओके, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल। ओके, उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? स्मॉलेस्ट सेल कौन है? मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स में से लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। और माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है? ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल कौन है? लार्जेस्ट कौन है? एग सेल। ओके, एग सेल क्या है? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लॉन्गेस्ट सेल तो वो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है हमारी? जो मेल्स में स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और एग सेल क्या होती है? लार्जेस्ट सेल ऑफ द, ये मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल बात करें सारे ऑर्गेनिजम्स में से लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, जो ऑस्ट्रिच एग है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे आप एक करेक्शन कीजिए। मैंने आपको बताया कि जो लिविंग सेल को लेवनहॉक ने डिस्कवर किया था, मैंने आपको 1835 बताया है ना, तो 1835 नहीं है, 1839 है। ओके, 1835 नहीं है, 1839 में किसने? लेवनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये आप करेक्ट कीजिए। अब हम पढ़ते हैं सेल के टाइप्स। ओके, चलिए, जो सेल होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक cell and second one is the eukaryotic cell. Okay, prokaryotic and eukaryotic, दो टाइप्स होते हैं सेल के। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है? कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है? ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। और जो बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, दैट आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, अब प्रोकैरियोट्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में आप क्या आएंगे? एक तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। और आर्की क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, बैक्टीरिया और आर्की के बगैर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, लाइक कौन कौन से? प्लांट्स,
प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंजाई। ओके, ये किस में आते हैं? यूकेरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में आपका और एक आता है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। साइनोबैक्टीरिया आपका आता है प्रोकैरियोट्स में। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है किनके बिटवीन? बैक्टीरिया और एल्गी के बिटवीन। ठीक है, बैक्टीरिया और एल्गी के इन बिटवीन क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो एक कनेक्टिंग लिंक है इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। ओके, दीज आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, वो क्या है? आपके यूकेरियोट्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम लास्ट में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और जो यूकेरियोट्स होते हैं ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। दे कैन बी सिंगल सेल और दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल को हम और क्या कहते हैं? सिंगल सेल्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर। ओके, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। लेकिन जो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, ये खाली क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, पहले हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे। यूकेरियोट्स में क्या प्रेजेंट है? इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो इनमें न्यूक्लियस होता है उसकी एक वेल डिफाइंड एनवेलप होती है, एक वेल डिफाइंड वॉल होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इनका न्यूक्लियस कवर होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। लेकिन जो इनका न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल की डिफरेंस हम लास्ट पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो वाला न्यूक्लियस जिसका कोई वॉल नहीं होता है, जिसका कोई एनवेलप नहीं होता है, और इसके न्यूक्लियस का एक वेल डिफाइंड एनवेलप होता है, एक वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ठीक है, इनको हम इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको क्या कहा? बैक्टीरिया, आर्के और साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, और यूकेरियोट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ओके, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना तो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, और जो यूकेरियोटिक सेल होती है इसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट याद रखिएगा, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और सारे सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट।
आर प्रेजेंट। इनके डिफरेंस हम लास्ट में भी देखेंगे, ठीक है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा प्रोकैरियोट्स में कौन इंक्लूड होते हैं, आपके बैक्टीरिया, आर्की और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल को ही हम क्या पढ़ते हैं, एज प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया है, एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बैक्टीरिया पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन से पार्ट की क्या फंक्शन होती है, ठीक है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग मैंने बनाई है, जो मैंने रेड कलर की बनाई है, ठीक है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइम लेयर, ठीक है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर, बाद में हम फंक्शन भी देखेंगे। इसके इनर मोस्ट में जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद नेक्स्ट मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ भी कहिए, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सबसे आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट होती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। उसके बाद प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड में होता है, और इसका कोई वेल डेवलप्ड सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड। उसके बाद इनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इसके पास और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कहा था मैंने, राइबोसोम्स, ठीक है। इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कुछ आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको वेरियस फंक्शंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आउटग्रोथ्स बनाई है, इनको हम पिल्लाई कहते हैं। एक को हम पिलस कहेंगे और एक से ज्यादा को हम पिल्लाई कहते हैं। उसके बाद इनका ये वाला स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम फ्लैजुलम कहते हैं, ओके। चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कैप्सूल या स्लाइम लेयर जिसको कहते हैं, इसकी फंक्शन क्या होती है। कैप्सूल की फंक्शन क्या होती है, ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है। एक तो स्टिक होने में हेल्प करता है, किसके साथ स्टिक होने में, एक तो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ स्टिक होने में हेल्प करता है, और एक बैक्टीरिया को अपने एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ स्टिक होने में हेल्प करता है, ठीक है। कैप्सूल क्या फंक्शन है, स्टिक होने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरी फंक्शन क्या है, दूसरी फंक्शन है ये सेल को ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। सेल को ये प्रिवेंट करता है, किससे, ड्राई आउट होने से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, देखो आपको सिर्फ इन पार्ट्स की फंक्शन याद रखनी है, कौन से पार्ट की फंक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर हम ज्यादा डीप जाएंगे तो इसमें 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। आपको इतना सारा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फंक्शन याद रखिए। कैप्सूल आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरियल सेल की, उसका फंक्शन क्या होता है, एक तो सेल को ड्राई होने से बचाता है और स्टिक होने में हेल्प करता है, ठीक है। और हाँ, और एक फंक्शन है इसकी, ये इसको प्रिवेंट करता है होस्ट की जो इम्यून सेल्स होती है, होस्ट की जो इम्यून सेल्स होती है उनसे इसको बचाता है, ठीक है। होस्ट की जो इम्यून सेल्स होती है उससे प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम होस्ट्स इम्यून सेल्स, ओके। जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है उससे ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। एक तो स्टिक होने में हेल्प करता है, दूसरा सेल को ड्राई आउट होने से बचाता है, और किसमें हेल्प करता है, जो होस्ट की इम्यून सेल्स होती है उनसे प्रिवेंट करता है, उनसे बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेल वॉल, ग्रीन कलर का बनाया मैंने, ठीक है।
ग्रीन कलर का जो है ये सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का। सेल वॉल की फंक्शन क्या होती है बैक्टीरिया में, पहले मैं बताती हूँ सेल वॉल किसका बना होता है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, ये पेप्टिडोग्लाइकान्स का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकान्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान से, याद रखिएगा, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान्स, ओके। और सेल वॉल की फंक्शन क्या होती है, एक तो ये सेल को प्रिवेंट करता है, ठीक है, एक शेप देता है, प्रिवेंट तो करता ही है, सेल को शेप देता है, ठीक है, और जो सेल का प्रेशर होता है उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है, सेल की शेप को मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन देता है, और जो सेल का प्रेशर होता है उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हो गई सेल वॉल की फंक्शन। नेक्स्ट वन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होती है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, थर्ड वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और यू कैन से लिपोप्रोटीन्स, ओके, लिपोप्रोटीन्स। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओके। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होती है, ये सेमी परमेबल होता है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई, जो सेल वॉल होता है ना, ये फुली परमेबल होता है, ठीक है। फुली परमेबल का मतलब क्या होता है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स को अलो करता है अपने थ्रू पास होने में, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, ये फुल्ली परमेबल होता है, फुल्ली परमेबल होता है, यानी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने आप से पास होने देता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है, ये सेमी परमेबल होता है, ठीक है, सेमी परमेबल होता है, यानी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, ठीक है। देखो, अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, सेल वॉल फुली परमेबल है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे वो बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं ना, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, खाली सेल वॉल प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, अगर सेल वॉल सारे न्यूट्रिएंट्स को बाहर से अंदर पास होने देता है, तो ये अंदर से बाहर भी पास होने देगा, ठीक है। इसलिए क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मस्ट होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक सेल का जरूरी होता है, ये सेमी परमेबल होता है, ये अंदर वाले न्यूट्रिएंट्स को बाहर वापस नहीं जाने देता, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये मस्ट होता है, ठीक है। इसका फंक्शन यही होता है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करना, ओके। नेक्स्ट वन क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है, किसका बना होता है, किसका बना होता है, वाटर का बना होता है, साल्ट्स का बना होता है, और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है, ठीक है, और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ज्यादा ये किसका बना होता है, मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, वाटर का होता है। इसलिए इसकी फंक्शन क्या है, इसकी बहुत सारी फंक्शंस है। इसकी एक फंक्शन ये भी है कि ये सेल को मॉइस्ट रखता है। क्यों मॉइस्ट रखता है, बिकॉज इसमें ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, किनका, बैक्टीरिया का, ठीक है। न्यूक्लियाइड या क्रोमोसोम्स कहिए, क्रोमोसोम्स पता है किसके बने होते हैं, एक तो ये डीएनए का बना होता है प्लस प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। डीएनए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स।
और इन वाले प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स। इनको हम पर्टिकुलरली हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स में? दैट आर हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बताया, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें क्या होता है, सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स, और ये सर्क्यूलर होते हैं। ठीक है, सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स, एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस होते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे आप याद रखिए, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है किनका? बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्या कहा था मैंने? कुछ आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनको हम पिल्लाई कहते हैं। पिल्लाई किस में हेल्प करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इनमें एक एग्जाम्पल आती है जिनको हम सेक्स पिल्लाई कहते हैं। ठीक है, सेक्स पिल्लाई। पिल्लाई क्या करते हैं? एक तो ये जैसे स्लाइम लेयर सिटिक होने में हेल्प करती है, वैसे पिल्लाई क्या करते हैं? सिटिक होने में हेल्प करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ सिटिक होने में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो सेक्स पिल्लाई होते हैं, ये दो बैक्टीरिया के बीच में एक ब्रिज बनाने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, याद रखिए आप, फंक्शन क्या करता है, दो बैक्टीरिया के बीच में एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ पिलाई। उसके बाद फ्लैजुलम का फंक्शन क्या है? फ्लैजुलम का फंक्शन होता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। ठीक है, और फ्लैजुलम बैक्टीरिया को हेल्प करता है लोकोमोशन में। लोकोमोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करना। क्या कहा मैंने आपको? सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्लाइम लेयर, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्सूल। कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है? सिटिक होने में हेल्प करता है, सेल को ड्राई आउट होने से बचाता है, और होस्ट की जो इम्यून सेल्स होती है उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। ओके, क्या होता है? फुली परमेबल होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने में। ठीक है, उसकी फंक्शन क्या होती है? शेप को मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और क्या करता है? प्रेशर को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और यू कैन से लिपोप्रोटीन्स। ओके, सेमी परमेबल होता है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर से बाहर सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म किसका बना होता है? वाटर, सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सेल को मॉइस्चर देता है, क्योंकि मैक्सिमम किसका बना होता है? वाटर का। ओके, नेक्स्ट वन आर द क्रोमोसोम्स। एक सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है, किनमें? प्रोकैरियोट्स में, और एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये सर्क्यूलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए किसका बना सॉरी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन्स के। और कौन से प्रोटीन्स के? हिस्टोन प्रोटीन्स के। ठीक है, उसके बाद पिल्लाई किस में हेल्प करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में। ठीक है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ सिटिक होने में और जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में। ओके, फ्लैजुलम किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम यूकेरियोटिक सेल में ही पढ़ेंगे। ओके, राइबोसोम्स रहते हैं जो कि हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल में। ठीक है, तो वो यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।